नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा लेखपाल का एग्ज़ाम 21 मई को लगा है। ठीक है, तो उसी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जितने भी PYQ हुए हैं, उनका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बदल रहे हैं। तो उसी की सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो है। और अगर आप लोगों ने पहले दो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब 4 चैप्टर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां चैप्टर है मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरी देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, किस तरह से वो अपना रूप परिवर्तित कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिसका 74वां क्वेश्चन है, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दशरथ मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार और इसका अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी अशोक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ गिरनार शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जैसे ये हम लोग जब डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं इसकी, तो फिर इसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और आप लोग क्या करना चाहिए, एक नोट बुक लेनी चाहिए और पेन लेना चाहिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी चाहिए। जैसे अभी मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इससे उठ के क्वेश्चन बन जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन से। चलिए आगे देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है। ऑप्शन ए है पुष्यगुप्त, ऑप्शन बी है भद्रपाहु, ऑप्शन सी है तुषारफा, ऑप्शन डी है चाणक्य, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने जैसे इसी के पहले बात ही कर रहे थे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना। अभी देखिए इसमें क्या है, फिर से शिलालेख में वर्णित जो सुदर्शन झील है उसके निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को जाता है और यहीं पे भी बताया गया है कि पुष्यगुप्त वैश्य जो था उसी को श्रेय जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पुष्यगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो बच्चे को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। चाणक्य की सहायता से ही इन्होंने नंद वंश का सफाया किया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इन्होंने अपने सलाहकार आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिनका अन्य नाम है, की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, अभी जैसे इसमें सिर्फ क्या पूछा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। अगली बार पूछ सकता है कि इनके चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार या फिर गुरु कौन थे। यह भी पूछ सकता है चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और इनको नोट भी कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व पुराना है। जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजस्थान में भतरपुर झील, ऑप्शन बी गुर्जार में सुदर्शन झील, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में लोनार झील, ऑप्शन डी है कश्मीर में डल झील और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में सुदर्शन झील। गुजरात स्थित गिरनार पर्वत के पास स्थित सुदर्शन झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील मानी जाती है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। बाद में अशोक, रुद्रदामन व स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। अगला क्वेश्चन है,
जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ये पूछ रहा कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी सुवर्णगिरी, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था जो कि निम्न है। उत्तरापद जो कि जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दक्षिणापद जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। प्राची या फिर पूर्वी प्रदेश जिसको कहते हैं थे, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और कलिंग जो था इसकी राजधानी तोसली थी। इंद्रप्रस्थ मौर्यों का राजनीतिक केंद्र नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी लोकायत, ऑप्शन सी आजीवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आजीवक संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। देखिए पहले 2023 में क्वेश्चन आया था तो तभी क्या हो रहे थे? तभी 4 ऑप्शन आ रहे थे। अभी क्या होने लगे? अभी 5वां ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं भी आने लगा। तो ई इनमें से कोई नहीं आने से क्या हो रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता था तो आपको तो लगता था कि ये हो सकता है, आप लगा देते थे। बट अभी हो सकता है ना कि इसमें से कोई भी नहीं आंसर हो, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मुख्य गोशाल थे। इसके मत को नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पुरुषार्थ मानवीय प्रयास का कोई महत्व नहीं है। ठीक है भैया, ये अलग गेम है भाई कि सब कुछ भाग्य के सहारे बैठे हैं। भाग्य में क्या लिखा है क्या नहीं पता नहीं, बट आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? इसका ऑप्शंस हैं मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्य सम्राट अशोक। अच्छा, मौर्य सम्राट अशोक के जैसे अन्य नाम हमें शिलालेखों में और पत्रों में आदि में मिलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। प्रियदर्शी एवं बुद्ध शाक्य इनके अन्य नाम थे। उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके अन्य नाम क्या थे? प्रियदर्शी एवं बुद्ध शाक्य। अगला क्वेश्चन है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। अब कनिष्क के शासनकाल में कौन डॉक्टर थे भाई, बताओ। ऑप्शंस हैं जिसके सुश्रुत, कश्यप, चरक और पतंजलि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चरक। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे। कनिष्क के राजवैद्य भी थे। चरक संहिता औषध शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। उल्लेखनीय है कि कनिष्क की राजसभा में नागार्जुन, वासुमित्र आदि विद्वान निवास करते थे। चरक तो थे, ये नागार्जुन भी थे और वासुमित्र थे, बट चरक क्या थे? चरक भाई साहब डॉक्टर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ठीक है, नगर पालिका प्रणाली या प्रशासन जो है इसकी विस्तृत प्रणाली की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है
कनिष्क, और इसका अन्य ऑप्शन है ऑप्शन डी अकबर, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक अथवा प्रमुख होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पांच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रथम समिति जो थी वो औद्योगिक कलाओं कारीगरों का निरीक्षण करती थी, और जो द्वितीय समिति थी वो विदेशी यात्रियों का भोजन, निवास और चिकित्सा आदि का प्रबंधन करती थी, और तृतीय समिति जो थी वह जनगणना का हिसाब रखती थी। देखिए तब के लोग भी कितने बुद्धिमान थे, जनगणना आवश्यक है। चतुर्थ समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी, और पांचवी समिति जो थी वह उद्योग समिति थी जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी, और छठी समिति कर समिति थी जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना था। सोचो तब शासनकाल कितना मतलब मजबूत बनाने के लिए सब कितनी समितियों का निर्माण किया गया। आज भी निर्माण होता है, लेकिन क्या वो कार्य करती हैं सही ढंग से, ये तो पता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। इसके ऑप्शंस हैं पहली और दूसरी, चौथी, पांचवी। पहली बात तो बौद्ध संगीतियाँ ही 4 हुई, तो ये 5वां गलत हो जाता है ऑप्शन। और चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में हुई थी चौथी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस संगीत में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ तैयार हुए तथा विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन भी किया गया था। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों, पहला हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है फायान, ऑप्शन सी है ह्वेनसांग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। विदेशी यात्री जो हैं भारत किस शासक के शासनकाल में आए और उनकी रचनाएं क्या कौन सी थी। जैसे मेगास्थनीज जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, और इनकी रचना कौन सी है, इंडिका है। तो अगर इसको हमें याद करना होगा ट्रिक से, चलो ट्रिक से हम लोग याद करते हैं, ट्रिक बनाते हैं। तो कैसे याद करेंगे, मेघ, हाँ देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक चांद है और मेघ को बना देते हैं मेघ या बादल, ठीक है। तो इसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया और इसने इंडिका लिखा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, चंद्रगुप्त को चांद बना देते हैं, मेगास्थनीज अर्थात मेघ के ऊपर एक स्थान, ठीक, इंडिका को इंडिया कर देते हैं। तो क्या होगा, चांद के ऊपर एक स्थान है जहाँ पर इंडिया है, चांद के ऊपर एक स्थान है जहाँ पर क्या है, इंडिया है। अभी हम लोग चांद पे पहुँच गए हैं ना, तो और पानी की खोज भी की है इंडिया ने, तो वही है, ठीक। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। देखो ये जो याद करने की ट्रिक्स होती ये आपको हिंट देती है कि ताकि आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन सूचना है वो क्लिक हो जाए और वो सामने आए। अगला है फायान
जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में है, उसने फू क्यू की रचना की। तो अब ये कैसे याद रहेगा? अब विक्रमादित्य को बनाते हैं क्रम। आपका अगला क्रम है कहाँ पे? यान में बैठने का, चांद पे जाने को। तो आप क्या होंगे? फुर्र से उड़ जाएंगे। ठीक। अगला है वैनसांग और हर्षवर्धन। यहाँ पर भी देखिए हा है और यहाँ पर भी हा है। तो वैनसांग जब आया तो बहुत खुश था। तो जाने के समय उसने कहा सी यू। जैसे हम लोग बाय करते हैं तो कहते हैं सी यू टुमारो, ठीक है। तो वैसे उसने क्या कहा? सी यू, अर्थात फिर मिलते हैं। ये देखो याद करने की ट्रिक्स हैं, तो ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी गणित। अभी हम लोगों ने इससे पहले इस क्वेश्चन को कहाँ देखा था? ये देखिए यहाँ पे देखा था। चरक क्या है? आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता ये औषध शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। देखिए इसी तरह हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चरक संहिता जो है ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राजदरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। अगला क्वेश्चन है मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन बी व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी उद्योग आधारित, ऑप्शन डी युद्ध आधारित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि आधारित। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था। ठीक है। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात कही गई। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी है 13वां, ऑप्शन डी है 14वां। ये देखिए लोअर पीसीएस में आया था 2016 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और यही वो शिलालेख है जिसने जो बताता है कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक एकदम से बदल गया। जो एक कह सकते हैं कि एकदम शांत स्वभाव हो गया। जो पहले युद्ध आदि चीज़ों में लिप्त रहता था, युद्ध हो गया और अपने प्रशासन को बढ़ाना था, उससे क्या हो गया फिर ये एकदम शांत व्यक्ति हो गया। होता है कभी कभी सबके जीवन में घटनाएं होती हैं जो आदमी को पूर्णतः बदल देती हैं। हाँ, कोई दिल पे मत लेना। अगला क्वेश्चन है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग, जिसको पूर्वी प्रांत के नाम से भी जानते हैं, की राजधानी कौन सी थी? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है तोसली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तोसली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। और एक चीज, ये जो अशोक का धम्म है ये बौद्ध धर्म से भिन्न है। ठीक है। उसी में मिक्स मत कर देना कभी। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? ऑप्शन ए सिंध और झेलम, ऑप्शन बी झेलम और चेनाब, ऑप्शन सी चेनाब और रावी, ऑप्शन डी है रावी और व्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंध और झेलम। तक्षशिला शहर सिंध तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा था। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात था। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था।
यह किसके लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा के लिए। और सिंधु और झेलम के मध्य था। अब अगर हमको इसको याद करना, सिंध और झेलम के बीच क्या था? तक्षशिला। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? सिंधु और झेलम, कह सकते हैं एक बड़ी सी शिला, एक इसको हम बिंदु बना लेते हैं। सिंधु को क्या कह सकते हैं? बिंदु। बिंदु ये शिक्षा का केंद्र भी था। तो अगर एक हम बिंदु जैसा शिला है, एक शिला है बहुत बड़ा, जो कि कैसा? बिंदु अर्थात बिंदी जैसा है, और उसको लेके आप स्कूल जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप झेल जाएंगे और नदी पार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी होगा। ठीक, तो बिंदु से बन जाएगा सिंधु, और झेलना से हो जाएगा झेलम, और शिक्षा से हो जाएगा, स्कूल से हो जाएगी शिक्षा, और शिला जो कि पत्थर है वो क्या हो जाएगी? तक्षशिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? अभी हम लोग जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन सीधे तौर पे नहीं पूछता है कि वही एज इट इज पूछ ले, वो लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 13वां। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्भुज से स्तंभ है वो शीर्ष में क्या है? सिंह चतुर्भुज है, वो कहाँ पर है? ठीक है। इसका ऑप्शंस है कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, और डी है सारनाथ। ये तो एकदम इजी है और लगभग सबको पता होगा कि सारनाथ में है। देखो एग्जाम में आपसे कठिन क्वेश्चन गलत हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होते हैं, जो कि मतलब एकदम इजी होते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। वही डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आप PDF में इन है या फिर आउट है। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इससे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि विष्णुगुप्त जो थे, जिसको चाणक्य के नाम से भी जानते थे हम, वो चंद्रगुप्त के कौन थे? ये गुरु कह सकते या फिर सलाहकार मान सकते थे। इनके अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है। और समुद्रगुप्त कौन थे? ये राजा थे। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की, जो कि राजनीतिक, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र की प्रमाणिक पुस्तक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र नाम सुन के आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना है कि ये पुस्तक इकोनॉमी की होगी, बल्कि ये लोक प्रशासन की प्रमुखता है और इसमें अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत का माइकियावेली भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौटिल्य को भारत का क्या कहा जाता है? माइकियावेली भी कहा जाता है। जबकि समुद्रगुप्त व समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त साम्राज्य का एक महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अच्छा, एक खास बात और, अब जैसे हमको पता है कि चाणक्य पहले थे और माइकियावेली भाई साहब कब थे पता नहीं, तो हम लोग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? माइकियावेली से जो बाद में है। अरे हमको उससे तुलना करनी चाहिए जो पहले था। अब बताइए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन नेपोलियन को भारत का कभी भी समुद्रगुप्त नहीं कहा जाएगा।